The concept of going concern is an assumption because going concern नस्ली बिजनेस स्टार्ट करते क्या एक अज्यूम करते कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा. According to the entity concept, the entity of the business and the owner is different. Of course, business वो start करते हैं और जो business है वो अलग है, it's separate. In addition to the going concern and consistency assumption, the thought generally accepted accounting assumption is accrual assumption because वहाँ पे ड्यू वाला भी रिकॉर्ड किया. accrual मीन्स मतलब ड्यू, आइदर इनकम हो आइदर एक्सपेंस हो. आप अक्रूड वाला अगर उस साल वाला रिलेटेड है लेकिन अक्रूड ड्यू है तो आप क्या करोगे, उससे भी अजम्पशन में मतलब गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी. तीन अजम्पशन में गोइंग कंसर्न, एक कंसिस्टेंसी, अनदर वन इज अक्रूअल अजम्पशंस. There are the two aspects of accounting theory. The first one is theoretical, another one is practical. Of course दो है, एक practical एक theory. स्टार्टिंग में बताया था मैंने. Assets is equal to source of collection of the assets, liability, or both, and none of them. It's both because either source of the fund for assets or वही मतलब liability है. When the concept of accounting are found, when the concept of accounting are found satisfactory and proved correct, then they are known as accounting principle. because accounting concept को जब practically यूज़ किया गया तब वो लगा कि वो क्या है, they are proved correct, then they are accounting principle. Undergoing concern concept, assets are always valued at cost price. फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर मेजर अंडर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बिकॉज मनी हमेशा हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करते हैं. एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. ये बात में बताएंगे ये क्या है, कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है. अंडर विच कंसेप्ट बिजनेस इज कंसिडर सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर, दैट इज अ एंटिटी कंसेप्ट. एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब में बिजनेस क्या है, सेपरेटेबल है, इट्स अ सेपरेट फ्रॉम द owner. Accounting standards are issued in India by the ICI, Institute of Chartered Accountants of India, and international financial reporting standards are the accounting standard developed by IASC. Means why? Because International Accounting Standard Board, इसको ही बाद में चेंज करके नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बट पहले क्या था, IASC था. सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय IACSC. If an order for the sale is received on the 1st April, goods are sent on the 15th April, then the amount realized on 24th April. Then the date of recognition of the income will be 15th April. Why? Because as per the revenue recognition concept, revenue will be recognized when it is recognized by when it will be realized by a third party. आप तभी गुड को रिकॉग्नाइज करोगे, सेल्स को रिकॉग्नाइज करोगे जब आप थर्ड पार्टी से एंट्री मतलब सेल किया है, थर्ड पार्टी से आप रिकॉग्नाइज करोगे मनी. लेकिन यहाँ क्या किया गया कि जब आप सेल ऑर्डर का सेल रिसीव किया गया 1 अप्रैल को और गुड सेंड किया गया 15 अप्रैल को, लेकिन अमाउंट जो है 24 अप्रैल, इट्स ड्यू वाला, राइट, इट्स ड्यू, बट द गुड वॉज ऑलरेडी सेंड ऑन 15 अप्रैल. मतलब आपने तो सेल 15 अप्रैल को उसने ऑर्डर किया था, 15 अप्रैल को आपने सेल कर दिया, तो इससे द रेट आप कब रिकॉग्नाइज करोगे इनकम एज ए सेल्स के रूप में, 24 अप्रैल को. And now your last point, that if the total asset of an organization is 10 lakh and the liability to the owner is 6 lakh and then the liability to the third party is 4 lakh. Of course अगर टोटल 10 लाख है और 6 लाख रुपये आप क्या कर रहे हो, ओनर को लाइबिलिटी मतलब इससे शेयर कैपिटल के थ्रू लाइबिलिटी आर टू लाइबिलिटी टू द ओनर एंड लाइबिलिटी टू द आउटसाइडर, दैट इज द थर्ड पार्टी. 6 लाख अगर ओनर के लिए तो रिमेनिंग हाउ मच, 4 लाख विल बी लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज.